सीमा पर हवा बदल चुकी थी। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। यह उन अनगिनत रातों से जन्मा था जब लोग चुपचाप अन्याय सहते रहे थे, जब प्रश्न मन में उठते थे पर होठों तक नहीं आते थे। अब वही प्रश्न स्वर बन रहे थे, धीरे लेकिन स्थिर। परिषद ने सोचा था कि अफवाहों से विश्वास टूट जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। विश्वास अब व्यक्ति पर नहीं, विचार पर टिकने लगा था, और विचार को कैद करना तलवार से संभव नहीं होता। राजधानी से एक दूत आया, आधिकारिक आदेश लेकर। उसके साथ सैनिक भी थे, पर संख्या कम थी। संदेश साफ था, कायन को तुरंत राजधानी लौटना होगा, जांच के लिए। आरोपों की सूची लंबी थी, भाषा भारी थी, लेकिन इरादा सरल था। उसे सीमा से हटाओ और सब शांत हो जाएगा। जब आदेश पढ़ा गया, किले में सन्नाटा छा गया। सैनिकों की आंखों में वही पुराना डर लौटने की कोशिश कर रहा था। क्या फिर से सब वैसा ही हो जाएगा? क्या ये परिवर्तन केवल सपना था? कायन ने आदेश को ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न व्यंग्य। उसने बस इतना कहा कि वह राजधानी जाएगा। ये सुनते ही कुछ लोग बेचैन हो उठे। उन्हें लगा यह आत्मसमर्पण है, लेकिन कायन जानता था कि भागना विद्रोह नहीं होता, सामना करना होता है। उस रात किले के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए, गांवों से, पहाड़ियों से, दूर दूर के इलाकों से। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, वे स्वयं आए थे। ये भीड़ नहीं थी, यह मौन था जो आकार ले चुका था। किसी ने नारे नहीं लगाए, किसी ने शपथ नहीं ली। वे बस खड़े रहे। उनकी उपस्थिति ही संदेश थी। यदि उसे दोषी ठहराया गया तो प्रश्न राजधानी तक जाएंगे। दूत ने ये दृश्य देखा और उसके चेहरे का आत्मविश्वास डगमगा गया। परिषद ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। उन्होंने सोचा था कि कायन अकेला है, लेकिन अब स्पष्ट था वह अकेला नहीं है। सुबह जब कायन जाने को तैयार हुआ तो सैनिक उसके साथ चलने को खड़े हो गए। उसने उन्हें रोका। उसने कहा कि सीमा खाली नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि वह सचमुच परिवर्तन चाहता है तो उसे व्यक्ति से बड़ा बनना होगा। ये शब्द सैनिकों के दिल में उतर गए। पहली बार उन्होंने समझा कि नेतृत्व का अर्थ आगे चलना नहीं, पीछे रहकर भी दिशा देना है। कायन राजधानी की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, हर गांव से गुजरते हुए लोग बाहर आ जाते। कोई झुकता नहीं था, कोई झंडा नहीं लहराता था। वे बस देखते थे, और उनकी आंखों में वही प्रश्न था, क्या सच जीत सकता है? राजधानी में परिषद तैयार बैठी थी। उन्हें लगा था कि वे उसे कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शहर के बाहर लोग जमा हो रहे हैं। धीरे धीरे, शांत, बिना शोर। यह विद्रोह तलवार का नहीं था, यह मौन का विद्रोह था, और मौन जब टूटता है तो उसकी गूंज दीवारें हिला देती है। परिषद के कक्ष में जब कायन पहुंचा तो पहली बार उसे आरोपी की तरह नहीं देखा गया, उसे खतरे की तरह देखा गया। प्रश्न पूछे गए, आरोप गिनाए गए। उसने हर प्रश्न का उत्तर दिया, शांत स्वर में, बिना डर के। और जब वह चुप हुआ तो कक्ष में असहज सन्नाटा भर गया। बाहर हजारों लोग खड़े थे, भीतर कुछ बूढ़े शासक, और पहली बार दोनों के बीच दूरी कम लग रही थी। परिषद समझ चुकी थी कि यदि वे उसे कठोर दंड देते हैं तो यह आग भड़क उठेगी, यदि छोड़ देते हैं तो उनकी सत्ता कमजोर दिखेगी। यही उनका अंतिम संकट था, और कायन जानता था आज निर्णय उसका नहीं होगा, निर्णय इतिहास करेगा। उसने परिषद की आंखों में देखा, न घृणा, न दया, बस एक सत्य, सत्ता डर पर टिकती है, और डर अब टूट चुका था। राजधानी की सुबह असामान्य थी। बाजार खुले थे पर सौदे कम हो रहे थे, लोग बात कर रहे थे पर खुलकर नहीं। हवा में एक प्रतीक्षा थी। परिषद भवन के बाहर सैकड़ों लोग पहले ही जमा हो चुके थे। वे चिल्ला नहीं रहे थे, वे बस खड़े थे, शांत, स्थिर, और यही स्थिरता सबसे बड़ा दबाव बन चुकी थी। परिषद कक्ष के भीतर बहस चल रही थी। कुछ सदस्य कठोर दंड चाहते थे। उनका तर्क था कि यदि आज झुक गए तो कल कोई भी प्रश्न उठा देगा। कुछ अन्य डरे हुए थे, वे बाहर की भीड़ देख चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रहा। कायन को बीच कक्ष में खड़ा किया गया। उस पर लगे आरोप फिर दोहराए गए। शब्द वही थे, लेकिन प्रभाव बदल चुका था, क्योंकि अब हर शब्द के पीछे लोगों की आंखें थीं, और जब जनता सुन रही हो तो झूठ भारी पड़ता है। परिषद के सबसे वरिष्ठ सदस्य ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुमने सीमा पर अपने अधिकार से अधिक शक्ति जुटाई? ये प्रश्न साधारण नहीं था। इसका अर्थ था, क्या तुमने हमारी अनुमति के बिना लोगों का विश्वास पाया? कायन ने उत्तर दिया कि उसने केवल व्यवस्था बनाई। यदि लोगों ने उस पर विश्वास किया तो वह उनका निर्णय था। वह विश्वास मानकर नहीं, कर्म से मिलता है। उसके शब्दों में चुनौती नहीं थी, लेकिन सत्य की दृढ़ता थी। कक्ष में सन्नाटा फैल गया।
परिषद ने पहली बार महसूस किया कि वे न्याय नहीं, नियंत्रण की भाषा बोल रहे थे। और नियंत्रण तब तक चलता है जब तक लोग उसे स्वीकार करते हैं। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। शहर के अन्य हिस्सों से भी लोग आने लगे। किसी ने उन्हें संगठित नहीं किया था। ये स्वतः था। ये वह क्षण था जब समाज स्वयं निर्णय लेने लगता है। परिषद ने आपस में परामर्श किया। उनके पास 3 रास्ते थे, दंड, समझौता या परिवर्तन। दंड उन्हें शक्तिशाली दिखाता लेकिन आग भड़काता। समझौता उन्हें कमजोर दिखाता। परिवर्तन सबसे कठिन था क्योंकि उसमें स्वीकार करना पड़ता है कि पुरानी व्यवस्था अपूर्ण थी। घंटों की चर्चा के बाद एक घोषणा की गई। आरोपों की औपचारिक जांच होगी, लेकिन कायन को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसे सीमा का दायित्व जारी रखने दिया जाएगा। साथ ही परिषद की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक नई सभा गठित की जाएगी, जिसमें सीमा और राजधानी दोनों के प्रतिनिधि होंगे। ये निर्णय पूर्ण विजय नहीं था, लेकिन यह हार भी नहीं थी। ये दरार थी, सिंहासन में पहली स्पष्ट दरार। जब घोषणा बाहर पहुंची, भीड़ में शोर नहीं उठा। बस एक गहरी सांस ली गई, जैसे लंबे समय से रोकी हुई सांस अब छोड़ी गई हो। यह उत्सव नहीं था, ये राहत थी। कायन भवन से बाहर निकला। लोगों ने मार्ग दिया। किसी ने उसके चरण नहीं छुए, किसी ने जयकार नहीं की। वे बस देख रहे थे, और उसकी आंखों में वही भाव था, यह अंत नहीं, आरंभ है। उसे पता था कि परिषद ने केवल समय खरीदा है। सत्ता इतनी जल्दी अपना स्वभाव नहीं बदलती, लेकिन दरार पड़ चुकी थी, और दरारें समय के साथ फैलती हैं। उस रात राजधानी में पहली बार चर्चा खुलकर हुई। लोग परिषद की आलोचना करने लगे। सैनिकों के बीच भी प्रश्न उठने लगे। परिवर्तन की गति धीमी थी, पर दिशा स्पष्ट थी। कायन सीमा लौटने की तैयारी करने लगा, लेकिन अब उसकी भूमिका अलग थी। वह केवल सीमांत का रक्षक नहीं रहा, वह उस विचार का प्रतीक बन चुका था जिसमें शक्ति का स्रोत ऊपर नहीं, नीचे होता है। सिंहासन अभी खड़ा था, पर उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। और इतिहास में सबसे बड़ा पतन हमेशा दरार से शुरू होता है। अंधकार अब भय का नहीं था, वह परिवर्तन का छाया बन चुका था। और ये छाया धीरे धीरे पूरे राज्य पर फैलने वाली थी। राजधानी से लौटते समय कायन ने देखा कि रास्ते बदल चुके हैं। धरती वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन लोगों की आंखों में जो चमक थी वह नहीं थी। यह विजय की चमक नहीं थी, ये जागृति की थी। और जागृति सबसे अस्थिर अवस्था होती है, क्योंकि जो जाग जाता है वह फिर सो नहीं सकता। सीमा पर उसका स्वागत शोर से नहीं, कार्य से हुआ। सैनिक पहले से अधिक सजग थे। गांवों में व्यवस्था और दृढ़ हो चुकी थी, परंतु इस शांति में एक हल्की चिंता भी थी। लोग समझ चुके थे कि परिषद चुप है, पर पराजित नहीं। उधर राजधानी में दरारें फैल रही थीं। परिषद के भीतर मतभेद अब खुले संघर्ष में बदलने लगे। कुछ सदस्य सुधार की बात कर रहे थे, कुछ इसे अपमान मान रहे थे। वर्षों से जो सत्ता बिना प्रश्न के चलती आई थी, वह अब खुद को समझाने पर मजबूर थी। इसी बीच एक नई शक्ति उभरने लगी। परिषद के कुछ युवा अधिकारी, जो न पूरी तरह पुराने थे न पूरी तरह नए, गुप्त रूप से संगठित होने लगे। वे परिवर्तन को नियंत्रित करना चाहते थे, उसे रोकना नहीं। उनका विश्वास था कि यदि दिशा उनके हाथ में रही तो वे स्वयं भविष्य के शासक बन सकते हैं। सीमा तक ये खबर पहुंची। कायन ने सुना, पर प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि हर परिवर्तन अपने साथ महत्वाकांक्षा भी लाता है, और महत्वाकांक्षा यदि संयमित न हो तो वही नई तानाशाही बन सकती है। एक रात सीमा के पास स्थित छोटे किले पर हमला हुआ। हमला बाहरी शत्रुओं का नहीं था, यह उन भाड़े के सैनिकों का था जिन्हें राजधानी के एक गुट ने भेजा था। उद्देश्य स्पष्ट था, अस्थिरता पैदा करो और दोष फिर उसी पर डाल दो। लड़ाई लंबी नहीं चली। सीमा अब तैयार थी। सैनिकों ने एकजुट होकर आक्रमण रोका। कई पकड़े गए। पूछताछ में सच सामने आने लगा। नाम सीधे परिषद तक नहीं जाते थे, पर संकेत स्पष्ट थे। ये समाचार आग की तरह फैला। अब केवल सीमा ही नहीं, राजधानी के नागरिक भी समझने लगे कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ये शांति केवल परत थी जिसके नीचे साजिशें चल रही थीं। कायन ने एक सभा बुलाई। पहली बार उसने खुलकर कहा कि यह संघर्ष व्यक्ति और परिषद का नहीं है, यह उस व्यवस्था का है जो डर पर टिकी रही है। यदि डर समाप्त हो जाए तो व्यवस्था को स्वयं बदलना होगा। उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, लेकिन दृढ़ता थी। उसने किसी को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया, उसने केवल सच रखा, और सच ने स्वयं काम किया। राजधानी में सैनिकों के एक दल ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने ही लोगों पर हथियार नहीं उठाएंगे। ये छोटा कदम था, पर इतिहास में छोटे कदम ही बड़े तूफानों की शुरुआत करते हैं। परिषद ने आपात बैठक बुलाई।
अब उनके सामने संकट स्पष्ट था। यदि वे बल प्रयोग करते हैं तो सेना विभाजित हो सकती है, यदि नहीं करते तो उनकी पकड़ ढीली पड़ती जाएगी। इसी उथल पुथल के बीच एक खबर आई, परिषद के सबसे पुराने सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वर्षों से व्यवस्था में दोष थे। ये स्वीकारोक्ति अप्रत्याशित थी, और यही वह क्षण था जब छाया पूरी तरह फैल गई। कायन को यह समाचार मिला तो उसने कोई उत्सव नहीं मनाया। वह जानता था कि एक व्यक्ति का हटना परिवर्तन नहीं होता, परंतु ये संकेत था कि भय की दीवारें गिर रही हैं। रात को वह अकेला बैठा। उसने अपने भीतर झांका। क्या ये वही रास्ता था जो वह चाहता था? क्या वह स्वयं सत्ता की ओर बढ़ रहा था, या केवल व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहा था? अंधकार अब उसके भीतर शत्रु नहीं था, वह दिशा बन चुका था। पर दिशा भी भटक सकती है यदि लक्ष्य स्पष्ट न रहे। सीमा शांत थी, राजधानी बेचैन, और राज्य के बीच फैली छाया अब सबको छू रही थी। ये संघर्ष तलवारों से अधिक मन का था, और मन का युद्ध सबसे लंबा होता है। राजधानी अब शांत दिखाई देती थी, पर वह शांति स्थिर नहीं थी। वह उस नदी जैसी थी जिसके भीतर गहराई में प्रबल धारा बह रही हो। ऊपर से सब सामान्य, भीतर से सब बदलता हुआ। परिषद की दीवारें अभी खड़ी थीं, पर उनमें विश्वास का गारा टूट चुका था। सीमा से लौटने के बाद कायन ने कोई अभियान नहीं चलाया, कोई सेना नहीं बढ़ाई। उसने बस व्यवस्था को और मजबूत किया। गांवों को स्वशासन दिया गया। सैनिकों को शपथ दिलाई गई कि वे केवल बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे, अपने ही लोगों पर हथियार नहीं उठाएंगे। ये छोटा निर्णय नहीं था, ये वर्षों की परंपरा के विरुद्ध था। राजधानी में ये खबर आग की तरह पहुंची। परिषद के कठोर गुट ने इसे खुली चुनौती माना। उनका मानना था कि यदि यह विचार फैल गया तो सेना उनके आदेशों से ऊपर स्वयं को मानने लगेगी, और यह सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट था। इसी भय में एक अंतिम योजना बनी। राजधानी के मुख्य चौक में सैनिकों को तैनात किया गया। घोषणा की गई कि राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, वे लोग जो खुले मंचों पर व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे थे। संदेश स्पष्ट था, डर लौटाया जाएगा। लेकिन इस बार डर उतना प्रभावी नहीं हुआ। लोग चौक पर इकट्ठा हुए, पहले सैकड़ों, फिर हजारों। सैनिकों की पंक्तियां सामने थीं, तलवारें म्यान में, पर हाथों में कंपन, क्योंकि सामने शत्रु नहीं, अपने ही लोग थे। उसी समय सीमा से संदेश आया, कायन राजधानी की ओर बढ़ रहा है। वह सेना लेकर नहीं, प्रतिनिधियों के साथ आ रहा है। गांवों के मुखिया, सैनिकों के दल प्रमुख और सामान्य नागरिक। ये जुलूस नहीं था, यह उपस्थित सत्य था। परिषद ने सोचा था कि बल से स्थिति संभल जाएगी, पर अब उन्हें समझ आया कि स्थिति बल से बाहर जा चुकी है। यदि वे आज रक्त बहाते हैं तो राज्य विभाजित हो जाएगा। यदि वे झुकते हैं तो उनका पुराना स्वरूप समाप्त हो जाएगा। कायन जब राजधानी पहुंचा तो चौक भरा हुआ था। उसने सैनिकों की ओर देखा, उनकी आंखों में आदेश की प्रतीक्षा थी। उसने भीड़ की ओर देखा, उनकी आंखों में प्रश्न था। वह आगे बढ़ा और ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ। उसने परिषद को दोषी नहीं ठहराया, उसने जनता को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया। उसने केवल इतना कहा कि राज्य किसी एक भवन का नाम नहीं है, राज्य उन लोगों का है जो इसे जीते हैं। यदि व्यवस्था लोगों के भय पर टिकेगी तो वह गिर जाएगी, यदि विश्वास पर टिकेगी तो टिकेगी। उसके शब्दों में आग नहीं थी, पर सत्य की ऊष्मा थी। भीड़ में शांति फैल गई, सैनिकों के हाथ ढीले पड़ गए। परिषद के सदस्य ऊपर की खिड़कियों से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शक्ति नीचे खड़ी है, ऊपर नहीं। कुछ क्षणों के लिए समय ठहर गया, फिर परिषद के वरिष्ठतम सदस्य बाहर आए। उनके हाथ में राजचिन्ह था। उन्होंने घोषणा की कि पुरानी परिषद भंग की जाती है। एक नई सभा गठित होगी जिसमें सीमांत और राजधानी दोनों के प्रतिनिधि होंगे। सत्ता साझा की जाएगी, निर्णय खुले होंगे। ये पराजय नहीं थी, ये स्वीकार था। भीड़ में कोई जयकार नहीं हुई, केवल गहरी सांसें, कुछ आंखों में आंसू, कुछ चेहरों पर अविश्वास, क्योंकि परिवर्तन शोर से नहीं, शून्य से जन्म लेता है। कायन ने राजचिन्ह को हाथ नहीं लगाया, उसने उसे उसी व्यक्ति के हाथों में रहने दिया जिसने घोषणा की थी। क्योंकि उसका उद्देश्य सिंहासन लेना नहीं था, उसका उद्देश्य सिंहासन को बदलना था। संध्या होते होते सैनिक हट गए, गिरफ्तार लोग मुक्त कर दिए गए, और राजधानी में पहली बार आदेश नहीं, संवाद हुआ। रात को कायन अकेला खड़ा था। उसने आकाश की ओर देखा। वह जानता था कि यह अंत नहीं है, नई व्यवस्था भी त्रुटिहीन नहीं होगी। महत्वाकांक्षा फिर जन्म लेगी, संघर्ष फिर होंगे। लेकिन आज भय टूटा था। अंधकार अब विनाश का प्रतीक नहीं रहा, वह चेतना की छाया बन गया था। और छाया तभी बनती है जब कहीं प्रकाश हो।
राज्य बदल चुका था, सिंहासन खड़ा था, पर उसका अर्थ बदल गया था। इतिहास ने निर्णय दिया था, अग्नि ने नष्ट नहीं किया, शुद्ध किया, और इसी के साथ एक सम्राट का जन्म नहीं, एक युग का आरंभ हुआ। नई सभा का गठन हो चुका था। राजधानी और सीमा के प्रतिनिधि एक ही कक्ष में बैठते थे। दरवाजे खुले रहते थे, निर्णय लिखे जाते थे, और पहली बार लोग जान पाते थे कि उनके नाम पर क्या तय हो रहा है। लेकिन परिवर्तन जितना सुंदर दिखाई देता है, उतना सरल नहीं होता। पुरानी परिषद भंग हुई थी, पर उसके विचार पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। वर्षों की आदतें एक घोषणा से नहीं बदलती। कुछ लोग अब भी मानते थे कि जनता को सीमित ज्ञान ही मिलना चाहिए, कि शक्ति साझा करने से राज्य कमजोर होता है। सीमा पर भी सब सरल नहीं था। स्वशासन ने लोगों को अधिकार दिया, पर साथ में जिम्मेदारी भी। कुछ गांवों में मतभेद उभरे, पुराने झगड़े फिर सिर उठाने लगे। अब कोई ऊपर से आदेश देने वाला नहीं था, निर्णय स्वयं लेने थे। कायन ये सब देख रहा था। वह अब सीमा का केवल रक्षक नहीं था, उसे नई व्यवस्था के मार्गदर्शक के रूप में देखा जाने लगा था। लोग सलाह मांगते, सैनिक दिशा पूछते, सभा के सदस्य भी उसकी राय चाहते। ये वही स्थिति थी जिससे वह हमेशा सावधान रहा था। यदि हर निर्णय उसी से होकर गुजरे तो फिर व्यवस्था बदली कहाँ। एक दिन सभा में तीखी बहस छिड़ी। विषय था, सेना की निष्ठा किसके प्रति होगी, सभा के प्रति या किसी केंद्रीय पद के प्रति। ये प्रश्न केवल नियम का नहीं था, ये भविष्य का था। कुछ प्रतिनिधि चाहते थे कि एक सर्वोच्च पद बनाया जाए ताकि संकट के समय निर्णय त्वरित हों। कुछ इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें भय था कि वही पद फिर से निरंकुशता की शुरुआत बनेगा। सबकी निगाहें अंततः कायन पर टिक गईं। वह उठकर खड़ा हुआ। कुछ क्षण वह मौन रहा, फिर उसने कहा कि यदि व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो जाए तो वह व्यवस्था नहीं, व्यक्तित्व बन जाती है, और व्यक्तित्व नश्वर होता है। उसने सुझाव दिया कि सेना की शपथ भूमि और जनता के प्रति हो, किसी नाम, किसी पद, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। संकट में निर्णय सभा के चुने हुए दल द्वारा लिए जाएं, न कि एकमात्र शासक द्वारा। कक्ष में सन्नाटा छा गया। ये निर्णय आसान नहीं था। ये शक्ति को सीमित करने का प्रस्ताव था, और शक्ति स्वयं को सीमित करना नहीं चाहती। बहस लंबी चली, दिन ढला, दीपक जले, अंततः प्रस्ताव स्वीकार हुआ। उस रात कायन अकेला बैठा था। बाहर राजधानी शांत थी, पर उसके भीतर प्रश्न उठ रहे थे। क्या वह सही दिशा में जा रहा है? क्या शक्ति को विभाजित करना राज्य को असुरक्षित नहीं करेगा? फिर उसे याद आया, भय ही वह आधार था जिसने पुरानी व्यवस्था को कठोर बनाया था। यदि नई व्यवस्था भी भय पर टिकी तो अंतर क्या रहेगा? कुछ सप्ताह बीते। नई सभा ने कई छोटे सुधार किए। कर की व्यवस्था बदली, सैनिकों को परिवारों से मिलने के अधिकार मिले, गांवों को अपने निर्णय स्वयं लेने की छूट दी गई। परिवर्तन धीमा था पर वास्तविक, लेकिन हर परिवर्तन का विरोध भी होता है। एक रात राजधानी के बाहरी हिस्से में दंगा भड़क उठा। अफवाह फैली कि नई सभा राज्य को कमजोर कर रही है। कुछ पुराने अधिकारी गुप्त रूप से लोगों को भड़का रहे थे। आग छोटी थी, पर संकेत बड़ा। कायन को सूचना मिली। वह सैनिक भेज सकता था, वह बल प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। वह भीड़ के बीच खड़ा हुआ। पत्थर फेंके गए, आरोप लगाए गए। उसने न तलवार निकाली, न ढाल उठाई। उसने केवल एक बात कही, यदि तुम सोचते हो कि नई व्यवस्था गलत है तो सभा में आओ, प्रश्न करो। पत्थर व्यवस्था नहीं बदलते, केवल दीवारें तोड़ते हैं। धीरे धीरे शोर कम हुआ। कुछ लोग आगे आए, संवाद शुरू हुआ। ये पूर्ण समाधान नहीं था, पर रक्त नहीं बहा। राजधानी ने उस रात एक और परीक्षा पार की। कायन लौटते समय थका हुआ था। उसे एहसास हुआ कि युद्ध में दुश्मन स्पष्ट होता है, शांति में दुश्मन अदृश्य होता है। वह आलस्य, लालच और भय के रूप में लौटता है। अंधकार अब भी था, पर वह शत्रु नहीं रहा, वह चेतावनी था। नई व्यवस्था अभी शैशव में थी, उसे संभालना तलवार से कठिन था, और कायन समझ चुका था, सम्राट बनना आसान है, व्यवस्था को न्यायपूर्ण रखना कठिन। शांति आ चुकी थी, अब उसकी परीक्षा शुरू हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।